माय डियर फ्रेंड्स, ये हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का कंटिन्यूअस लेक्चर ले रहे हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं सिस्टम मॉडल्स के बारे में, या यूँ कहें तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रैड मॉडल के बारे में और उससे पहले हम वाटरफॉल मॉडल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो ये मेरा क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाइरल मॉडल के बारे में। ठीक है, स्पाइरल मॉडल का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और वाटरफॉल मॉडल और रैड मॉडल से किस तरीके से ये आपका स्पाइरल मॉडल बेटर काम करता है, इसी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये चीज़ है कि सॉफ्टवेयर मॉडल का नाम स्पाइरल मॉडल क्यों पड़ा। तो अगर आप जानते होंगे स्पाइरल के बारे में, अगर आप गूगल करेंगे स्पाइरल का मीनिंग तो निकलेगा मकरे का जाल। ठीक है, मकरा जो होता है उसका जाल को हम लोग स्पाइडर कहते हैं। और जब हम इसके फिगर की बात करेंगे स्पाइरल मॉडल के, अगर हम फिगर को देखते हैं ध्यान से तो ये 4 क्वाड्रेंट में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया और ये कंटिन्यूअस लूप चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट है। ठीक है, यहाँ से देखिए पहले क्वाड्रेंट से ये लूप स्टार्ट हुआ और ये कंटिन्यूअस लूप जाके ये फिर इसे इंड कर गया। कहाँ पे? पहला क्वाड्रेंट को ये टच करने वाला है ना, इस लाइन पे इंड कर दिया। तो अगर हम इसके फिगर को देखेंगे ना तो ये जस्ट लुक लाइक क्या है, स्पाइरल है। ठीक है, तो इसके डिजाइन के कारण इसका नाम स्पाइरल मॉडल पड़ा है। क्लियर? तो पहला चीज यही लिखा हुआ है, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट SDLC मॉडल विद प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रिस्क हैंडलिंग। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, इन इट्स डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इट्स लुक लाइक अ स्पाइरल विथ मेनी लूप्स। अगर हम इसके डायग्राम की बात करेंगे तो ये देखने में स्पाइरल की तरह लगा हुआ है, दिख रहा है, जिसमें बहुत सारा लूप है, ये है ना, ये लूप है ये। ठीक है, ये कंटिन्यूअस ये लूप चल रहा है। ठीक है, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल क्यों है? क्योंकि अभी तक हम 2 मॉडल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वाटरफॉल मॉडल के बारे में और रैड मॉडल के बारे में। तो दोनों ही मॉडल में रिस्क कवरिंग नहीं था। आप कहेंगे सर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में कैसा रिस्क? तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में टोटल 4 तरीके का रिस्क हैंडल करना पड़ सकता है ना। और ये रिस्क क्या क्या होता है तो देखिए हम यहाँ पे बता देते हैं। पहला रिस्क हो सकता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में एक्सटर्नल रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क। ठीक है, दूसरा रिस्क आपका हो सकता है क्या? ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क। तीसरा रिस्क क्या हो सकता है? टेक्निकल रिस्क। और चौथा रिस्क क्या हो सकता है आपका? मैनेजमेंट रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क, या आप यूं कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क भी आप कर सकते हैं। तो देखिए ये चारों रिस्क क्या है। पहला एक्सटर्नल रिस्क क्या है? जब आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई बाहरी फैक्टर आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट कर जाए। ठीक है, बाहरी फैक्टर में कॉपीराइट का इशू आ सकता है, जिसको आप लोग लीगल रिस्क भी कह सकते हैं, या जिस इन्वायरमेंट में आप बना रहे हैं उस इन्वायरमेंट में अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, या किसी चीज़ का वहाँ पे अटैक हो गया, तो ये सारे रिस्क कहलाएंगे आपको एक्सटर्नल रिस्क। ठीक है, सेकेंड नंबर है ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क के अंदर में क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को आपने कमिटमेंट किया हुआ है कि 6 महीने के अंदर इसको पूरा करना है, बट एट द टाइम क्या हो गया, स्टाफ का शॉर्टेज हो गया। ठीक है, जो रिसोर्सेज था, जो सॉफ्टवेयर आपको मंगाना था या हार्डवेयर था, उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट आ गया। ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, अननेसेसरी डिले हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जो रिलेटेड रिस्क हैं इसको हम लोग टेक्निकल रिस्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, या जो पर्टिकुलर लैंग्वेज पे आप काम करें वो सॉफ्टवेयर आपका करप्ट कर गया, या किसी रीजन से आप उसको परचेज नहीं कर पाए, उसका कॉस्ट काफ़ी हाई हो गया, है ना। जिस टूल्स को आप यूज करके, ऑटोमेटेड टूल्स को यूज करके आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाले, तो ये टेक्निकल रिस्क कहलाएगा। और स्टाफ का जो शॉर्टेज है ना, प्रोजेक्ट का जो आपका डिले है ना, स्टाफ के शॉर्टेज के कारण, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क कहलाएगा। और लास्ट नंबर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब ठीक तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। ऑर्गेनाइज नहीं करने का मतलब ये हुआ कि आप उसको प्रायोरिटाइज ठीक तरीके से नहीं कर पाए, कौन से स्टाफ्स को कौन सा मॉड्यूल असाइन करना है और वो टाइम पे आपका कंप्लीट करके नहीं दे रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क। ठीक है, तो टोटल 4 तरीके का रिस्क किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर में हैंडल करना पड़ सकता है आपको। पहला रिस्क क्या बताया हम?
पहला रिस्क आपको हम बताए हैं, यहाँ पे देखिए हम लिख भी दिए हैं, एक्सटर्नल रिस्क है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क है, तीसरा टेक्निकल रिस्क है जिसमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का फॉल्ट हो सकता है, और चौथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर में शेड्यूलिंग के कारण आपका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। तो ये 4 तरीके का रिस्क हैंडल करना पड़ सकता है आपको किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर में, ठीक है। तो अभी तक जितना भी मॉडल हम पढ़े हैं उसमें से ऐसा कोई भी मॉडल नहीं था जिसके अंदर में हम रिस्क की बात करते थे। तो एकमात्र मॉडल स्पाइरल मॉडल है जो रिस्क को हैंडल करता है, क्लियर। और स्पाइरल मॉडल हम वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मेरा काफ़ी हैवी अमाउंट में हो। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तभी हम लोग स्पाइरल मॉडल को लगाएंगे, क्योंकि स्पाइरल मॉडल बहुत ही कॉस्टली होता है और लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये रन करता है, ठीक है। तो जब भी छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट आएगा तो हम स्पाइरल मॉडल उसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्पाइरल मॉडल हमेशा बड़े मॉडल के लिए लगाया जाता है, ठीक है। छोटे प्रोजेक्ट के लिए हम आपको बताए थे रैड मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हैं जिसका ड्यूरेशन 60 to 90 डेज के बीच में रहता है, ठीक है। और अगर हम इसके वाटरफॉल मॉडल की बात करेंगे तो वाटरफॉल मॉडल वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे जहाँ पे जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करने वाले हैं उस वहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग उस इन्वायरमेंट के बारे में अगर आपको पता है, सारा चीज़ पता है कि कैसा इंटरफेस होना चाहिए, यहाँ पे स्टाफ्स कैसा है, इसका मेनू क्या होना चाहिए, मेनू के अंदर में सब मेनू क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा जो भी एक्टिविटीज़ है, अगर सारा चीज़ आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है तभी आप वाटरफॉल मॉडल लगाएंगे, है ना। उसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि वाटरफॉल में हम आपको बताए थे, उसका अगर आप लोग डायग्राम देखे होंगे तो लुक्स लाइक वाटरफॉल है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट स्टेज में चले जाते हैं, फिर से प्रीवियस स्टेज में कोई एरर अगर अकर हो जाता है तो हम उसको, है ना, हम उसको सॉल्व आउट नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाउंसिंग बैक का ऑप्शन जो है वो वाटरफॉल मॉडल में नहीं होता है, इसलिए उस मॉडल को हम लोग छोड़ दिए, मॉडल ऑब्सोल्यूट हो गया, मार्केट में चला नहीं, ठीक है। बाद में जाके रेड मॉडल आया। तो ये आपका स्पाइरल मॉडल है। स्पाइरल मॉडल कहाँ पे लगाएंगे, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, स्पाइरल मॉडल उसी प्रोजेक्ट में लगाएंगे जिस प्रोजेक्ट, है ना, जो काफ़ी बड़े पैमाने पे बन रहा है, ठीक है, जो काफ़ी हैवी प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें टाइम ड्यूरेशन भी काफ़ी लगने वाला है और टाइम ड्यूरेशन लगेगा तो कॉस्टिंग भी इसका ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको क्लियर होगा। ये पहला HDLC मॉडल है जो रिस्क मैनेजमेंट को, रिस्क मॉडलिंग को ये कवर करता है। दूसरा है, इसका नाम स्पाइरल क्यों पड़ा, स्पाइरल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका अगर हम डायग्राम की बात करेंगे तो ये लुक्स लाइक क्या है, स्पाइरल है, देखने में बिल्कुल मकड़ी के जाल के जैसा लग रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्पाइरल मॉडल, क्लियर है। तीसरा पॉइंट देखिए, इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक एंड इटरेटिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कि इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। पहला पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है, नोट कीजिएगा आप लोग भी, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। पहला पेज में क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। कहने का मतलब जो प्रोजेक्ट आप डेवलप कर रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बनाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, ठीक है, उसका लिमिटेशन क्या हो सकता है, ठीक है ना, क्या क्या उसमें, है ना, प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, उस प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करना है, प्रॉब्लम इसमें क्या क्या आकर हो सकता है, ये पहला स्टेज है, ठीक है। और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद आप उसको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी आपको ढूंढना है। जैसे मेनी सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है, उस सॉल्यूशन में से बेस्ट सॉल्यूशन आपको पिक करना है, ये पहला स्टेज है, ठीक है। तो पहले स्टेज में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पहले फेज के अंदर में प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करना है और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जो एक बेस्ट सॉल्यूशन होगा उस प्रॉब्लम का वो आइडेंटिफाई करना है ना, ये पहला फेज। दूसरा नंबर फेज है आइडेंटिफाई एंड रिसॉल्व रिस्क, मतलब कितने तरीके का रिस्क उस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में अकर हो सकता है, इस रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से उस रिस्क को हम लोग हैंडल करेंगे, इसकी बात हम यहाँ पे करेंगे दूसरे फेज के अंदर में, जो ही हम 4 रिस्क की बात कर रहे थे, ठीक है। तीसरा नंबर है डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर में क्या लिमिटेशन है, मतलब किस कंडीशन में ये प्रोजेक्ट मेरा फेल हो जाएगा, और अगर फेल हो जाएगा तो नेक्स्ट वर्जन उसका कैसा बनेगा, उसमें क्या इंप्रूवमेंट करके हम अगला प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, इसका हम जिक्र करेंगे तीसरे फेज में। और चौथा फेज है रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, नेक्स्ट वर्जन बनाने के बारे में सोच रहे थे और उसका कैसे बनेगा उसका रिव्यू करना, उसमें क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगा, किस तरीके से उसका सॉल्व आउट होगा,
ये सारा चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फेज में, और फिर से पहला फेज यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है ऐसा नहीं है कि बस एक ही बार में वो कंप्लीट हो जाता, जैसे वाटरफॉल मॉडल में हो रहा था, अगर पहला फेज था वो कंप्लीट हो गया तो फिर हम दूसरे पे जाते थे, फिर बाउंस बैक नहीं होते थे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे कंटिन्यूस चलते थे। लेकिन यहाँ पे ये फेज क्या है, इटरेटिव मैनर में चलेगा, कि एक बार तो चलेगा ही लोग, फिर दोबारा चलेगा, तिबारे चलेगा, है ना। बार बार जब हम यही काम करेंगे तो इससे क्या होगा, एरर अकर होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्पाइरल मॉडल जो है उसमें एरर नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम अमाउंट में एरर अकर होता है। सबसे ज़्यादा एरर किस में अकर होगा, तो वाटरफॉल मॉडल में होगा, रैड मॉडल में होगा। रैड मॉडल में तो ऑब्वियस सी बात है, होगा ही होगा, क्योंकि वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर रहा है। वाटरफॉल मॉडल में इसलिए होगा क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में हम लोग बाउंस बैक नहीं हो सकते हैं, है ना, पीछे की ओर हम लोग मूव नहीं कर सकते, इसलिए उसमें भी एरर का चांसेस रहता है। लेकिन स्पाइरल मॉडल में एरर का चांसेस इसलिए कम हो जाता है क्योंकि हम बार बार इटरेटिव मैनर में एक ही काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं, और जब एक ही काम को हम लोग बार बार इटरेटिव मैनर में परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एरर के, है ना, अकर होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। क्लियर है इतना चीज। हम नेक्स्ट देखिए, लिखे हैं इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। जो हम आपको 4 फेज के बारे में बात कर रहे थे उसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। इसमें 4 फेज टोटल है। पहला है प्लानिंग। इन दिस फेज द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिटरमाइंड एंड अ प्लान इज क्रिएटेड फॉर द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द स्पाइरल। प्लानिंग फेज के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग फेज के अंदर में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने का ये मतलब हुआ कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कितना स्टाफ लग सकता है, कितना बजट लग सकता है, टाइम ड्यूरेशन क्या रखा जाए उसका, ये एक्सेट्रा चीज की प्लानिंग करना, ये आपका पहला फेज है। ठीक है, दूसरा फेज है आपका रिस्क एनालिसिस। आपको हम पहले ही बता रहे थे कि किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर में 4 तरीके का आपको रिस्क हैंडल करना पड़ सकता है। पहला एक्सटर्नल रिस्क, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क, टेक्निकल रिस्क और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क। हम आपको पहले ही इस चारों चीज के बारे में बता चुके हैं। तो ये दूसरे फेज में हम लोग क्या करेंगे, रिस्क का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और उसको रिसॉल्व करेंगे। जो भी रिस्क अकर होने वाला होगा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में उसको हम लोग क्या करेंगे, रिसॉल्व कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। तीसरा फेज है आपका इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मतलब क्या होगा, जो भी आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुआ है उसके बेस पे प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करना, ये इंजीनियरिंग कहलाता है, जो आपका तीसरा फेज। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारा पॉइंट क्लियर होगा। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे फिर से चौथे फेज की ओर चलते हैं। फोर्थ फेज है आपका इवेल्युएशन। ठीक है, तो इवेल्युएशन के अंदर में क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर इज इवेल्युएटेड टू डिटरमाइन इफ इट मीट्स द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड इफ इट इज ऑफ हाई क्वालिटी और नॉट। कहने का मतलब ये हुआ कि इवेल्युएशन के अंदर में हम लोग चेक करेंगे कि जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो ऑब्जेक्टिव था इस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे, है ना, क्या वो कस्टमर का फुलफिलमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस चीज़ के लिए कस्टमर ने बनाने दिया था प्रोजेक्ट, वो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर्टिकुलर चीज़ को ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी चेक करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट मेरा बना है वो हाई क्वालिटी का है या नहीं है ना। तो ये फेज कहलाता है आपका इवेल्युएशन। ठीक है, अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जिक्र करते हैं। तो पहला इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा, पहला एडवांटेज तो यही हो जाएगा कि ये रिस्क को हैंडल करता है। बाकी कोई भी आपका सॉफ्टवेयर मॉडल जो है वो रिस्क को हैंडल नहीं करता है, तो ये पहला आपका हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा गुड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। हम पहले ही बता चुके हैं, स्पाइरल मॉडल हम वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे प्रोजेक्ट का साइज मेरा काफ़ी हैवी अमाउंट में होगा। जैसे अगर रेलवे का वेबसाइट बनाना होगा तो स्पाइरल मॉडल लगाएंगे, है ना, एयरप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम का लगाना होगा स्पाइरल मॉडल लगाएंगे। ठीक है, जहाँ भी बैंकिंग के लिए बनाना होगा, जो भी बृहद पैमाने पे है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्पाइरल मॉडल का यूज करते हैं। तो वो आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट कहने का मतलब क्या है, इसमें लूपिंग में काम होता है। लूपिंग में काम हो रहा तो एरर का अकर होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। रिक्वायरमेंट जो भी आपका होगा, चाहे तो हार्डवेयर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो, डेटाबेस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो, स्टाफ से रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो, है ना, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो, ये आपका बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, इजीली आपका अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट नंबर है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिल्कुल होगा क्योंकि एरर का चांसेस इसमें कम होगा। एरर का चांसेस कम क्यों होगा, क्योंकि लूपिंग में ये काम करता है। मतलब एक ही काम को हम लोग इटरेटिव मैनर में परफॉर्म करते हैं। अगर पहले में कोई भी एरर आएगा तो जब भी हम दूसरे फेज में फिर से जाएंगे, इटरेट करेंगे उसको, तो वो जो एरर होगा वो धीरे धीरे आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होगा। नेक्स्ट नंबर है इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच। हम पहले ही बता चुके हैं, इटरेटिव मैनर में चलता है काम, जो है ना, इस मैनर में चलता है। ठीक है, कहने का ये मतलब हुआ यहाँ से स्टार्ट होगा। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर पहला काम है तो देखिए आप कितनी बार में हो रहा है, 1 2 3 4, ये 4 फेज इसके लिए चला है और ये मेनी टाइम चलता है। तो फिगर आपको बता रहे हैं, तो क्या होगा जब 4 ही
एक ही काम को 4 बार ये प्रोसेस से होकर गुजरेगा तो एरर का चांसेस बिल्कुल कम हो जाएगा। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल अप्रोच भी करते हैं। नेक्स्ट नंबर है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। क्वालिटी इंप्रूव होगा ही, एरर कम होगा तो क्वालिटी भी आपका इंप्रूव कर जाएगा। तो ये था आपका एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या होगा, पहला तो यही होगा क्योंकि 4 स्टेज में 5 स्टेज में ये काम हो रहा है, लूपिंग में काम हो रहा है तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग होगा तो कॉस्ट भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, कॉस्ट बढ़ेगा, इसमें टू मच डिपेंडेबिलिटी रहता है किस पे, रिस्क पे, है ना। इस स्पाइरल मॉडल को इम्प्लीमेंट ही इसलिए करते हैं ताकि रिस्क को कम किया जा सके। तो इसलिए डिपेंडेबिलिटी जो है आपका वो रिस्क एनालिसिस पे बढ़ जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। हम पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखे हैं। पहला तो ये कम्प्लेक्स हो जाएगा। आप देख रहे लार्ज साइज के प्रोजेक्ट के लिए बनेगा तो ये कम्प्लेक्स हो जाएगा। कम्प्लेक्स होगा लार्ज साइज के प्रोजेक्ट के लिए तो ये एक्सपेंसिव भी होगा क्योंकि टाइम ड्यूरेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है। टू मच डिपेंडेबिलिटी ऑन रिस्क एनालिसिस, ये हम आपको अभी बता रहे थे, है ना, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिस्क को ही हैंडल करने के लिए स्पाइरल मॉडल को यूज करते हैं। तो इसीलिए इसके ऊपर में डिपेंडेंसी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये भी आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा। डिफिकल्ट इन टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम में प्रोजेक्ट को डिलीवर करना कस्टमर को, ये एक काफ़ी चैलेंजिंग काम है। ठीक है, इसीलिए टाइम को मैनेज करना इसमें स्पाइरल मॉडल के अंदर में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर है, लास्ट नंबर आपका टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आपका क्या है, काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक चलने वाला है तो ये टाइम भी आपका इसमें बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने वाला होगा। ठीक है, तो ये सारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, आई थिंक सारा पॉइंट आपको क्लियर होगा। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए और चलते चलते मैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।